गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखो हमारा लेसन चल रहा था, आपको पता ही है, भीमराव अंबेडकर जी का सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें कुछ। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज क्लास में। देखो, यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें, यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। बात को दोबारा समझे एक बार। यहाँ पर यदि हम अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जब दल विशेष के कोई नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करने से उनके ही विधान को, उनके ही कानून को नुकसान पहुंचेगा और साथ ही साथ प्रजातंत्र को हानि भी होगी। इसलिए वो किसी दूसरे विपक्षी दल को कमजोर शो नहीं करते थे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक बात और है और जो अत्यंत आवश्यक है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। ध्यान से सुने, अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अल्पमत क्या होता है? अल्पमत क्या होता है, कौन बताएगा? अल्पमत से क्या तात्पर्य है? हाँ भाई सर, कुछ लोगों का ही मत। बिल्कुल सही है, ठीक है। अल्पमत का मतलब, देखो, मत का मतलब होता है एक तरीके से विचार। अल्प का मतलब कम, यानी कम लोगों का विचार, लेकिन यहाँ कम लोगों के विचार न कहकर हम इसे कहते हैं कम संख्या में, ठीक है। जिनकी संख्या, जिन समुदाय की या जिन लोगों की संख्या कम हो वो अल्पमत है, और बहुमत का मतलब जिनका एक तरीके से संख्या की दृष्टि से देखें तो वो अल्पमत से ज्यादा हो, तो वो होता है बहुमत। पहले के टाइम की बात करें तो अल्पमत में जो निचली जातियां होती थी वो अल्पमत वाले थे, उनकी संख्या कम थी, ठीक है। और बहुमत में बहुत सारे अन्य उच्च वर्ण वाले लोग आते थे। तो यहाँ पर उसी बात को अम्बेडकर जी ने बताया है कि वे प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक बात और यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कम संख्या में हैं उन लोगों के ऊपर बहुमत लोगों को अत्याचार नहीं करना चाहिए। अल्पमत का हमेशा ये विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है, ठीक है। यानी बहुमत यदि शासन कर रहा है तो भी अल्पमत को कभी भी हानि नहीं पहुंचे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास अल्पमत लोगों के अंदर ही होना चाहिए, और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार भी नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ही ख्याल रखा जाता है। ब्रिटेन के अंदर इस चीज का बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल रखा जाता है कि भाई अल्पमत के ऊपर बहुमत कभी भी अपना अधिकार न जमाए, कोई अनुचित प्रहार नहीं करे। ये एक ऐसी बात है जिसका ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ख्याल रखा जाता है। और आप में से काफी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था। 1831 के चुनावों में, इंग्लैंड के चुनावों में रैमजे मैकडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, वो 650 की कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 रह गए। श्री वाल्डविन प्रधानमंत्री बने तब मैं भी वहीं था, और लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना था कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी की हो कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया हो या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो।
अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी गई हो। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। अब जरा अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो या फिर चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद इसमें आगे बता रहा है, अब देखिए लेखक, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे इससे काफी आश्चर्य हो रहा है कि जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं मुंबई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ, जैसे श्री मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे तथा दूसरे लोग जो सत्ता आरूढ़ थे यानी शासन में थे, उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर जो उस समय अध्यक्ष थे उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध करता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है। यानी काम रोको प्रस्ताव कब आता है? जब कोई मंत्री या मिनिस्टर विरोध करता है, जहां विरोध की स्थिति हो जाती है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार यानी उसके अनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। ध्यान दे लेना इस इन लाइनों को, काम रोको प्रस्ताव क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव क्या होता है तो आपको यहाँ से गौर करके देखना है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लेकर आता है, और यह हो सकता है इसमें यदि सरकार इसमें जो भी नियमित संख्या होती है तद अनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर करने पड़ते हैं उपस्थित लोगों को। यह हो सकता है यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसे अल्पसंख्यक में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा न कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति इसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। तो आपको इस पैराग्राफ में से ये चीज याद रखनी, काम रोको प्रस्ताव क्या होता है। आगे बात समझ में आता है सबको? यस सर। यस सर। और पिछले वाले पैराग्राफ में क्या याद रखना था आपको? पिछले वाले पैराग्राफ में से क्या काम की चीजें आपको पता है क्या? इस पैराग्राफ में जो भी पढ़ा था बताओ। हाँ भाई, अल्पमत और बहुमत के बारे में चर्चा थी ना इसमें। यस सर। प्रजातंत्र की सफलता के लिए अल्पमत और बहुमत के संदर्भ में अम्बेडकर जी के क्या विचार हैं, तब आपको इस पैराग्राफ से आंसर लेना होगा। आगे बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। चलते हैं आगे। अब देखिए अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मैं एक ही बात कहूंगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। तो देखिए अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया उनका। अब फिर कह रहे हो कि मैं एक बात और कहता हूँ उसके बाद अपना लेक्चर बंद कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज नैतिक नियमों का पालन करेंगे, समाज के लोग नीति नियमों का पालन करें। और कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है। उनकी दृष्टि में नीति परायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के सफल हो सकती हो।
मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है, हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है, इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं। और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का विश्वास होता है या विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार प्रण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ कि लास्की महाशय है। लास्की महाशय याद है ना आपको, क्या कहा था लास्की महाशय ने, कौन बताएगा? अरे कल पढ़ा था ना लास्की महाशय। हाँ भाई बोले, चलो मैं ले चलता हूँ फ्लैशबैक में तुम्हें। आंसर तो देखिए, अब बात कर रहे थे हम यहाँ पर लॉस की महाशय की बात हो गई थी। अपने ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि वही नीति परायण समाज नीति परायण है। यदि समाज नीति परायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे अपने देश में हो रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर हमारे अंबेडकर महोदय जी ने बताई है लॉस की महाशय के संदर्भ में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अंतिम बात मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता है वह है लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा। अब जो आपके सामने पैराग्राफ है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। ठीक है भाई, ये जो पैराग्राफ है अच्छा है। देखिए अंतिम बात यहाँ पर मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ ना कुछ अन्याय हर देश में होता है कि नहीं होता भाई? यस सर। एक देश में अन्याय होता है, गरीबों के साथ होता है, या कोई संख्या में कम होते हैं अल्पमत होते हैं तो उनके ऊपर भी होता है। आमतौर पर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि नहीं देखते, पढ़ते भी हैं सर। तो देखो, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ के एकदम पीछे चले जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्याय को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा, और इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। आपने एक इंग्लिश के अंदर एक लेसन है एन फ्रैंक की डायरी, पढ़ाया क्या? सर कौन सी डायरी? अरे एन फ्रैंक की डायरी नाम से कोई लेसन है इंग्लिश में 10th की 12th में पढ़ा हो आपने? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो एन फ्रैंक की डायरी पहले पुराने सिलेबस जो एनसीईआरटी का सिलेबस ना जो अगले साल से लागू होगा उसके अंदर तो है, हिंदी में भी है वो और इंग्लिश में भी था शायद। तो वो एन फ्रैंक की डायरी में इस चीज के बारे में बताया गया है कि इंग्लैंड के अंदर जो यहूदी की बात लेते हैं उन यहूदियों में ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा था अन्याय जितना किनको करना पड़ा, यहूदी लोगों को। ठीक है, तो देखो ये बातें उसके अंदर पूरी दे रखी है लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं इसमें। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी मदद नहीं करी। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे और इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की और वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। यह बात
असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। दोबारा सुनो इस लाइन को। यहाँ पर बताया गया है कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था, किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बच्ची कुछ संपत्ति हो, राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को ये सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था, और जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी, तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने पास रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं करी, ठीक है। यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं ही संघर्ष करना पड़ा। और सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या नहीं होने का एक उदाहरण और है, यह वाला जो हमने पढ़ा है। सार्वजनिक अंतरात्मा क्या होती है, सुनो। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित होती है। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ यह है कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ी हो जाती है। देखो, यहां से लेकर के और यहाँ तक हमें सार्वजनिक अंतरात्मा के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि सार्वजनिक अंतरात्मा से क्या तात्पर्य है, तो हमें आंसर ये लिखना होगा, ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो पता चल गया Yes, आपको sir. सार्वजनिक अंतरात्मा क्या होती है? यस सर। यस सर। नहीं चला तो रिपीट करें। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कहते हैं जो प्रत्येक अन्याय को, कोई भी अन्याय किसी के साथ भी हो रहा हो ना, उसे देख करके व्याकुल हो उठे। यानी कि हमारे सामने कोई अन्याय होता है तो हम उस अन्याय का क्या करें, विरोध करें, उस अन्याय की तरीके से परवाह करें, उसे दूर करने की कोशिश करवाएं उस पीड़ित व्यक्ति से। तो वो चीज सार्वजनिक अंतरात्मा के संदर्भ में होती है। आगे बात समझ में? यस सर। अब देखिए आगे सुने। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, लास्ट पैराग्राफ है ये। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताजा उदाहरण है। वहां जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं क्या? नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों को, श्वेत का मतलब होता है सफेद, श्वेत का मतलब होता है सफेद, यानी गोरे जिनको हम बोलते हैं, यानी अंग्रेज। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, यानी गोरा है, अंग्रेज है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है आपने? यस सर। गोरे और काले का भेदभाव होता था अफ्रीका के अंदर, पढ़ा है आपने Yes, कभी sir. एसएससी? यस सर। यस सर। तो वो अफ्रीका के अंदर गोरे और काले का भेदभाव होता था। अंग्रेज तो गोरे थे और भारतीय जो लोग वहां थे वो काले थे, तो यहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था हर चीज के अंदर। तो उस चीज का जैसे महात्मा गांधी ने विरोध किया, ऐसे अम्बेडकर जी ने भी उस चीज को बताया, उसका विरोध यहाँ पर एक रेवरेंड स्कॉट नामक व्यक्ति ने किया था, उसके बारे में बताया। तो देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि आपको व्यर्थ में चोट पहुंचे, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता रहा हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बाय बेला मचाते हैं, हमारे गांव में, हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। ये जो अम्बेडकर जी ने लाइन बोली है कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, क्या ये सही है? इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है, बताओ, कौन बताएगा? सर क्या सर? इस पंक्ति से क्या तात्पर्य, हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है? बताओ, फटाफट बताओ
भाई अम्बेडकर जी ने लाइन क्यों बोली है? दक्षिण अफ्रीका में तो भेदभाव क्योंकि होता है। क्योंकि सर वहाँ गोरे काले का भेदभाव नहीं होता। ये हमारे देश की बात हो रही है, इधर देख, हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका, अम्बेडकर जी कह रहे हैं इस बात को। हमारे भारत देश के हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, समझो इस बात को। अर्थात हमारे कि प्रत्येक यहाँ गांव पर में सर भेदभाव किया सर जाता है। काल मतलब भेदभाव नहीं किया जाता यहाँ पर गोरे और काले का। आप लोग समझे ही नहीं हो, नहीं समझे? दक्षिण अफ्रीका में तो गोरे और काले में भेदभाव किया जाता है कि नहीं किया जाता? ये बात समझ में आ चुकी है? यस सर। यस सर। किया जाता है ना। Yes, sir. अब ये अम्बेडकर जी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, यानी कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में होता है ना, ऐसे तो हमारे हर गांव में होता है। ठीक है, यानी हमारे प्रत्येक गांव में भी भेदभाव होता है, चाहे वो गोरे और काले का हो या फिर ऊंची जाति और नीची जाति का हो। आ गई बात समझ में? यस सर। वह वहां है जो हमें केवल जाकर उसे देखने की जरूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने भारत में कैदी बनकर रह जाएंगे। यदि हमारे देश में भी यही सिस्टम चलता रहा भेदभाव वाला, तो फिर सार्वजनिक अंतरात्मा समाप्त हो जाएगी और हम हमारे भारत के अंदर ही कैदी बनकर रहेंगे। ये विचार है अम्बेडकर जी के। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई किसी पिटे पिटाई स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे मन पर जो संस्कार पड़ा है, यह सब उसी का चित्र मात्र है, और मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये सभी अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। तो ये हमारा लेसन था अम्बेडकर जी का। ठीक है, उनकी प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुछ उन्होंने शर्तें बताई थी जो आपने पढ़ी। सार्वजनिक अंतरात्मा आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ओके।